हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है क्रोम रीडर पर। आज की कहानी है युद्ध की, पर तलवारों की नहीं, दिमाग की। लड़ाई की, पर गोलियों की नहीं, रणनीतियों की। कहानी है उस आदमी की जिसने एक किताब पढ़ी और एक पूरी जंग जीत ली, बिना शोर, बिना खून, सिर्फ दिमाग से। रात के करीब 11 बजे थे। दिल्ली की हल्की सर्दी और छत पर बैठा था रोहित, हाथ में गरम चाय का प्याला, आंखें आसमान में कहीं खोई हुई। उसके सामने 2 हफ्तों बाद एक बहुत बड़ा क्लाइंट प्रेजेंटेशन था और वो जानता था इस बार हार की कोई गुंजाइश नहीं। पर सामने वाला क्लाइंट रिकी था। सीधा ना नहीं कहता, पर हां भी नहीं करता। रोहित सोच रहा था कैसे बिना टकराव के ये जंग जीत ली जाए। तभी फोन बजा। कॉल आया अर्जुन का, बचपन का दोस्त, अब आर्मी में, इन दिनों छुट्टी पर घर आया हुआ था। रोहित ने कहा, यार दिमाग बहुत गर्म है, क्लाइंट की हरकतें समझ नहीं आ रही, क्या करूं? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, तूने कभी सन टीजेल्यू की द आर्ट ऑफ वॉर पढ़ी है? रोहित बोला, नाम सुना है, पढ़ी नहीं। अर्जुन बोला, तो सुन, उसकी पहली स्ट्रैटेजी है लेइंग प्लान्स। मतलब लड़ाई से पहले ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए कि लड़ाई की जरूरत ही ना पड़े। रोहित थोड़ा चौंका। मतलब? अर्जुन बोला, सन टीजेल्यू कहता है किसी भी युद्ध में 5 चीजें सबसे अहम होती है, मोरल लॉ, हेवन, अर्थ, द कमांडर, मेथड। अगर तू इन 5 बातों को पकड़ ले तो बिना तलवार उठाए भी जीत सकता है। रोहित बोला, थोड़ा सिंपल में समझाना यार। अर्जुन बोला, चल मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव था जहां 2 व्यापारी थे, वीर और जय। वीर का सामान महंगा था पर क्वालिटी शानदार। जय का सामान सस्ता पर कमजोर। वीर चाहता था कि पूरा गांव उसी से खरीदे, पर वो जय से सीधी टक्कर नहीं लेना चाहता था। तो उसने सन टीजेल्यू की 5 स्ट्रेटेजीज अपनाई। पहली, मोरल लॉ, मतलब लोग तुझसे भावनात्मक रूप से जुड़े। वीर ने अपने ग्राहकों के साथ रिलेशनशिप बनाना शुरू किया। बच्चे का जन्मदिन हो तो गिफ्ट, घर में बीमार मां हो तो दवाई भिजवाना। धीरे धीरे लोग उससे जुड़ने लगे, उस पर भरोसा करने लगे। दूसरी, हेवन, मतलब टाइमिंग और सीजन को समझना। वीर ने देखा बारिश के मौसम में गांव में सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की होती है, वो चीज पहले से मंगवा ली। जब बारिश आई, लोगों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तीसरी, अर्थ, मतलब जमीनी सच्चाई को समझना। वीर ने देखा गांव की सड़कें टूटी हुई थी, लोगों को बाजार आने में दिक्कत होती थी। उसने डिलीवरी बॉय रख लिए, सामान घर घर पहुंचने लगा। चौथी, द कमांडर, मतलब खुद को कंट्रोल करना। ना ईगो, ना जलन, ना आलोचना। वीर ने कभी जय की बुराई नहीं की, ना ही उसकी कीमतों से लड़ाई की। वो सिर्फ अपने काम पर फोकस करता रहा। 5वीं, मेथड एंड डिसिप्लिन, मतलब हर काम का एक सिस्टम होना। वीर ने अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दी, प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया, हर चीज का मेथड बनाया। इसी से एफिशिएंसी बढ़ी। धीरे धीरे गांव का पूरा मार्केट वीर की तरफ खिंच गया, बिना एक भी सीधी लड़ाई लड़े। और जय को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। रोहित हंस पड़ा, बोला, जैसे शतरंज में एक चाल से पूरा गेम पलट जाए। अर्जुन मुस्कुराया, बिल्कुल, और ये कोई जादू नहीं, ये बस समझ है, कहां फायदा है, कहां रिस्क है, और कैसे दोनों को स्मार्टली यूज करना है। उसी रात रोहित ने एक फैसला लिया। इस बार प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट से नहीं, रणनीति से बनेगा। सबसे पहले उसने रिसर्च की। क्लाइंट कौन है, उसकी कंपनी क्या चाहती है। उसे याद आया क्लाइंट एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट रखता है, तो उसने प्रपोजल में सस्टेनेबिलिटी का एंगल जोड़ दिया। उसने चेक किया
कि कंपनी की अगली क्वार्टरली मीटिंग कब है। पता चला अगले हफ्ते। तो उसने प्रपोजल उस मीटिंग से पहले भेजा। उसने पिछली रिपोर्ट्स पढ़ी, क्लाइंट के पुराने सप्लायर्स की रिव्यूज देखी, समझा उन्हें डिलीवरी में लेट लतीफी से दिक्कत थी। उसने वही पेन पॉइंट टारगेट किया। अब उसने खुद को एक कमांडर की तरह ट्रीट करना शुरू किया। ना घमंड, ना हड़बड़ी, सिर्फ डिसिप्लिन। उसने अपनी टीम के लिए पूरा सिस्टम बना दिया। कौन ग्राफिक्स बनाएगा, कौन डाटा एनालाइज करेगा, कौन डिलीवरी इंश्योर करेगा। 10 दिन बाद प्रेजेंटेशन तैयार था। न साउंड इफेक्ट, न फ्लैशी डिजाइन, सिर्फ क्लैरिटी, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ एक सॉलिड प्लान। 3 दिन बाद फोन आया, प्रपोजल अप्रूव हो गया है। उस रात वही छत, वही चाय, पर दिमाग शांत था। मोबाइल उठाया, अर्जुन को मैसेज किया, भाई सन TZU रॉक्स। अर्जुन का जवाब आया, तुझे बताया था, युद्ध जीतने के लिए तलवार नहीं, समझ चाहिए। रोहित अब समझ चुका था कि असली जीत मैदान में नहीं, दिमाग में होती है। लेकिन असली टेस्ट तो अब शुरू हुआ था। क्लाइंट ने हां कर दी थी। अब प्रोजेक्ट डिलीवर करना था, वक्त पर, बजट में, बिना गलती के। यहां से शुरू होती है द आर्ट ऑफ वॉर की अगली स्टेज, वेजिंग वॉर। कुछ दिन बाद बॉर्डर में बैठा था रोहित। सामने व्हाइट बोर्ड पर टास्क्स और डेडलाइंस की भीड़। हर चेहरा एक्साइटेड था, पर थोड़ा डरा हुआ भी, क्योंकि अब गलती की कोई जगह नहीं थी। और तभी अर्जुन की वो लाइन याद आई। सन TZU कहता है, युद्ध में देरी मतलब रिसोर्सेज की बर्बादी। जितनी जल्दी जीत उतना फायदा। प्रोलॉन्ग वॉर नुकसान करता है। उस रात रोहित ने अपने कमरे की लाइट बंद की, लैपटॉप खोला और पढ़ा वेजिंग वॉर चैप्टर, जहां लिखा था, युद्ध करना महंगा है। सिर्फ पैसा ही नहीं, समय, ऊर्जा, मरैल सब खर्च होता है। इसलिए युद्ध तभी करो जब जीत जल्दी और एफिशिएंटली मिल सके। रोहित ने खिड़की खोली और आसमान की तरफ देखा। फिर खुद से कहा, अब की बार रणनीति नहीं, एग्जीक्यूशन जीत दिलाएगा। अगली सुबह उसने पूरी टीम को बुलाया। अब उसकी आवाज में क्लैरिटी थी और सोच में आग। वो बोला, दोस्तों, क्लाइंट को हाथों करवा लिया। अब असली गेम शुरू हुआ है। अगर हम एफिशिएंटली काम नहीं करेंगे तो थक जाएंगे, रिसोर्स खत्म हो जाएंगे और मोटिवेशन गिर जाएगा। यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक काम नहीं है, यह हमारी कंपनी का पहला बड़ा ब्रेक थ्रू है। हमें इसे स्मार्टली जीतना है। और अब शुरू होता है वॉर का दूसरा हिस्सा, जिसमें एग्जीक्यूशन ही सब कुछ है। अब वो रेडी था अपने नेक्स्ट मिशन के लिए। रोहित की टीम ने जब वो बड़ा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया तो पूरे ऑफिस में उसका नाम हो गया। सीनियर्स उसे नोटिस करने लगे थे और जूनियर्स उसे सीक्रेटली इंस्पिरेशन मानने लगे थे। लेकिन जैसा लाइफ में होता है, एक जीत के बाद अगली चुनौती इंतजार कर रही होती है। और इस बार की चैलेंज थोड़ी अलग थी। इसमें हारने का मतलब था कंपनी के लिए एक बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी खो देना। कुछ हफ्तों बाद कंपनी ने एक नई डील के लिए पिच करना शुरू किया। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी थी और उन्हें अपनी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक कंसल्टिंग पार्टनर चाहिए था। रोहित की कंपनी शॉर्टलिस्ट हो गई थी, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। फाइनल प्रेजेंटेशन 3 कंपनीज के बीच थी और उन 3 में से एक कॉम्पिटिटर थी, टेक्सकेप। टेक्सकेप इंडस्ट्री में काफी अग्रेसिव मानी जाती थी। वो डायरेक्ट अटैक करके ही डील जीतते थे। लोअर प्राइसिंग, फ्लैशी प्रेजेंटेशन और बोल्ड कमिटमेंट्स। जब रोहित को यह पता चला तो उसकी पहली इंस्टिंक्ट थी, हम भी वैसा ही करें। उसने अपनी टीम से कहा, चलो हम भी सब कुछ खोल के रख देते हैं प्रेजेंटेशन में। बोल्ड ऑफर्स, लोएस्ट प्राइस और मैक्सिमम फीचर्स। लेकिन उसी रात जब वो अकेला अपनी बालकनी में बैठा था,
उसे द आर्ट ऑफ वॉर की एक लाइन याद आई। सर्वोच्च एक्सीलेंस तब है जब तुम दुश्मन को बिना लड़े हरा दो। ये लाइन जैसे उसके दिल में उतर गई। मतलब हर बार बैटलफील्ड में उतरने की जरूरत नहीं होती। अगर मैं बिना कॉन्फ्लिक्ट के जीत सकता हूं तो वही असली जीत है। उसने सोचा, टेक्सकेप तो अपनी पुरानी स्ट्रेटेजी अपनाएगा, ज्यादा प्रोमिसेस, फ्लैशी दिखावा और चीप प्राइस। लेकिन क्या क्लाइंट उसी ट्रैप में फंसना चाहेगा? क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो बिना डायरेक्ट कंपटीशन के उनकी रियल नीड को हिट करे? अगले दिन ऑफिस पहुंचकर रोहित ने अपनी कोर टीम को बुलाया। मीटिंग में उसने एक सवाल पूछा, अगर आप क्लाइंट होते तो आपको क्या चाहिए? शाइनी प्रपोजल या कोई ऐसा पार्टनर जो आपकी रियल प्रॉब्लम को जेन्युइनली सॉल्व करे? टीम सोच में पड़ गई। फिर किसी ने कहा, शायद एक ऐसा पार्टनर जो पहले समझे फिर सॉल्यूशन दे। रोहित मुस्कुराया, बोला, बिल्कुल, और यही होगा हमारा स्ट्रैटेजम। हम मुकाबला नहीं करेंगे, हम समझाएंगे, हम लड़ेंगे नहीं, हम विश्वास जीतेंगे। उसने प्लान बनाया कि इस बार प्रेजेंटेशन फ्लैशी नहीं होगी, इसमें नंबर्स कम होंगे, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा। उन्होंने क्लाइंट की पुरानी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, प्रेस रिलीजेस और इंटरव्यूज तक पढ़ डाले। 3 दिन तक पूरी टीम सिर्फ रिसर्च करती रही। और जब प्रेजेंटेशन तैयार हुई, वो किसी युद्ध का नक्शा नहीं थी, वो एक दोस्ताना कन्वर्सेशन का ड्राफ्ट था। स्लाइड्स कम थी, लेकिन हर स्लाइड एक सवाल का जवाब देती थी। हम आपकी जरूरत को समझते हैं और ये हमारा थॉटफुल सॉल्यूशन है। प्रेजेंटेशन के दिन तीनों कंपनीज इनवाइटेड थी। टेक्सकेप प्रेडिक्टेबली तैयार था। फ्लैशी प्रपोजल, लेजर पॉइंटर, बोल्ड गारंटीज। फिर आई बारी रोहित की टीम की। उसने खड़े होकर बस एक लाइन से शुरुआत की, हम यहां कुछ बेचने नहीं आए, हम आपकी मुश्किल समझने और हल करने आए हैं। क्लाइंट के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और फिर जैसे जादू सा हो गया। रोहित ने कोई कंपैरिजन नहीं किया, किसी कॉम्पिटिटर का नाम नहीं लिया, बस सवाल पूछे और जवाब दिए क्लाइंट की भाषा में, उनकी जरूरत के हिसाब से। उन्होंने एक रोड मैप दिखाया जिसमें पहले साल में केवल 3 की गोल्स अचीव करने की बात थी। ना ओवर कमिटमेंट, ना अननेसेसरी प्रोमिसेस। क्लाइंट के एक मेंबर ने पूछा, आपने प्राइस का कुछ नहीं बोला? रोहित ने कामली कहा, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि सही सॉल्यूशन ही सही प्राइस तय करता है। कुछ दिन बाद क्लाइंट का जवाब आया, वी आर चूजिंग योर फर्म नॉट बिकॉज यू आर द लाउडेस्ट, बट बिकॉज यू अंडरस्टूड अस द डीपेस्ट। रोहित ने उस रात अपनी डायरी में लिखा, द बेस्ट बैटल इज द वन यू नेवर हैव टू फाइट। रियल स्ट्रैटेजी इज इन अवॉइडिंग अननेसेसरी वॉर। वो रात उसने अर्जुन को कॉल किया, भाई इस बार कोई लड़ाई नहीं लड़ी और जीत मिल गई। अर्जुन हंसते हुए बोला, क्योंकि इस बार तू स्ट्रैटेजिस्ट बन गया है, सोल्जर नहीं। अब रोहित जान चुका था, हर बार लड़ाई में कूदना जरूरी नहीं, कभी कभी असली समझ होती है लड़ाई टालकर जीतने में। और यहीं से उसने अपनी अगली स्ट्रेटजी जिंदगी में अप्लाई करना शुरू की। अब वो काम और रिलेशनशिप्स दोनों में डायरेक्ट टकराव से बचता था। सिचुएशंस को समझता, क्वाइटली ऑब्जर्व करता और फिर सबसे सही रास्ता चुनता। उसे समझ आ गया था, बातों से ज्यादा साइलेंस बोलता है और तेजी से ज्यादा क्लैरिटी काम करती है। और शायद यही द आर्ट ऑफ वॉर की असली टीचिंग थी। मास्टर स्ट्रैटेजी इज नॉट इन डिस्ट्रॉइंग अदर्स बट इन मास्टरिंग योरसेल्फ। रोहित की पिछली जीत ने उसे बहुत कुछ सिखाया था। अब वो सिर्फ एक परफॉर्मर नहीं, एक थिंकर बन चुका था। मगर ऑफिस की दुनिया में आराम ज्यादा देर टिकता नहीं। नई चुनौतियां हमेशा लाइन में लगी रहती हैं। और इस बार जो प्रॉब्लम आई वो थोड़ी अलग थी। कंपनी में एक इंटरनल रिशफल हुआ था और अब रोहित को एक नई जिम्मेदारी मिली थी, एक अंडर परफॉर्मिंग टीम को लीड करने की। इस टीम में लोगों का मोरल लो था। कुछ लोग तो रिजाइन करने की सोच रहे थे और बाकी सिर्फ सैलरी के लिए काम कर रहे थे। ऊपर से इस टीम को अगले 3 महीने में
एक हाई प्रायोरिटी क्लाइंट प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करना था, वरना कंपनी को काफी नुकसान झेलना पड़ता। जब रोहित ने पहली बार टीम के साथ मीटिंग की तो वाइब ही अजीब थी। कोई उत्साह नहीं, कोई क्यूरियोसिटी नहीं, सब जैसे बस फॉर्मेलिटीज निभा रहे थे। उसे तुरंत समझ आ गया, यहां सिर्फ मोटिवेशनल स्पीच से कुछ नहीं होने वाला। उसे कुछ और करना होगा, कुछ ऐसा जो बैटल शुरू होने से पहले ही जीत तय कर दे। उसे संतसु की अगली लर्निंग याद आई, टैक्टिकल डिस्पोजिशंस। जीतने वाले पहले तैयारी करते हैं और फिर लड़ाई में उतरते हैं। हारने वाले पहले लड़ते हैं और फिर जीतने की कोशिश करते हैं। ये लाइन रोहित को अंदर तक छू गई। उसे समझ आ गया, इस बार लड़ाई मैदान में नहीं, मैदान के पहले शुरू होगी। अगले दिन से उसने काम की प्लानिंग शुरू की, बिना टीम को जाहिर किए। सबसे पहले उसने हर टीम मेंबर की स्ट्रेंथ और वीकनेस साइलेंटली ऑब्जर्व की। कोई कोडिंग में अच्छा था पर कम्युनिकेशन में वीक, कोई डॉक्यूमेंटेशन में तेज था लेकिन डेडलाइन में ढीला। उसने सबकी वर्किंग स्टाइल समझी। धीरे धीरे वो उनकी पैटर्न्स पकड़ने लगा। उसने स्प्रेडशीट बनाई जिसमें हर एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी और लिमिटेशन नोट की। अब उसके पास एक मैप था, अपनी आर्मी का पूरा डेटा। फिर उसने क्वाइटली एक ब्लूप्रिंट तैयार किया। प्रोजेक्ट को 3 फेज में बांटा गया और हर फेज के लिए सही आदमी सही जगह पर लगाया गया। नो रैंडम डेलीगेशन, नो लास्ट में स्ट्रेस। लेकिन सिर्फ पोजीशनिंग ही काफी नहीं थी, प्री प्रिपरेशन भी जरूरी थी। एक दिन उसने कैजुअली सभी को लंच पर बुलाया, टीम आउटिंग के बहाने। वहां कोई काम की बात नहीं की गई, बस हंसी मजाक, थोड़ी बॉन्डिंग, थोड़ी रियल बातें। उस दिन पहली बार टीम के लोग हंसते हुए दिखे। फिर अगले दिन उसने एक छोटी सी इन हाउस वर्कशॉप रखवाई, डीबग लाइक अ प्रो, जिसमें सबको एक कोडिंग चैलेंज मिला। लेकिन ट्विस्ट ये था, वो चैलेंज अकेले नहीं, पेयर्स में सॉल्व करना था। इससे कोलैबोरेशन शुरू हुआ। जो लोग एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे, वो साथ मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे। इस तरह बिना बोले और बिना कोई स्पीच दिए रोहित ने 2 चीजें सेट कर दी, पोजीशनिंग और प्रिपरेशन। अब टीम इमोशनली और टेक्निकली दोनों रूप से रेडी थी। फिर आया प्रोजेक्ट का लॉन्च डे। क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी और टाइमलाइंस बहुत टाइट। लेकिन रोहित को डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी आर्मी बैटलफील्ड में जाने से पहले ही अपनी जगह पर थी। हर व्यक्ति को पता था कि उसका रोल क्या है, कब क्या डिलीवर करना है और किससे क्या कोऑर्डिनेट करना है। किसी को कंफ्यूजन नहीं था। हर वीकली मीटिंग में रोहित बस एक काम करता, स्टेटस सुनता और साइलेंटली टीम की एनर्जी को मॉनिटर करता। 3 हफ्ते बीत गए, प्रोजेक्ट 35% कंप्लीट हो चुका था। एक भी डिले नहीं, एक भी एस्केलेशन नहीं। क्लाइंट ने खुद मेल भेजकर तारीफ की, योर टीम इज सरप्राइजिंगली एफिशिएंट, वी रेयरली सी दिस काइंड ऑफ फ्लो इन द फर्स्ट मंथ। लेकिन जैसा हर मिशन में होता है, एक ट्विस्ट आया। एक दिन सडनली एक मॉड्यूल में ऐसा बग आया जिसने पूरे आर्किटेक्चर को अफेक्ट कर दिया। डेवलपर ने एडमिट किया कि उसने एक लॉजिक मिस कर दिया था। क्लाइंट ने पूछा, कैन यू रिकवर फ्रॉम दिस इन टाइम? टीम थोड़ा नर्वस हो गई, लेकिन रोहित प्रिपेयर था, क्योंकि उसने पहले ही एक बफर प्लान बना रखा था। उसने 2 जूनियर डेव्स को कुछ दिन पहले से शैडो मोड में रखा था, बैकअप कोडर्स के रूप में। वो लोग में टीम के साथ ही काम सीख रहे थे, लेकिन किसी को उनकी रियल भूमिका का अंदाजा नहीं था। अब उन्हें एक्टिवेट किया गया और विद इन 24 आवर्स बग फिक्स हो गया। डिप्लॉयमेंट स्मूथली हो गया। क्लाइंट ने फिर मैसेज किया, वी अप्रिशिएट योर रिकवरी स्पीड, दिस शोज डीप प्लानिंग। टीम शॉक थी कि रोहित ने इतना पहले से सोचा था, लेकिन यही तो टैक्टिकल डिस्पोजिशंस था। जीत उसी की होती है जो पहले से सोच लेता है कि अगर सब कुछ गड़बड़ हो गया तो फॉलबैक क्या है। प्रोजेक्ट सक्सेसफुली पूरा हुआ और इस बार सिर्फ काम की नहीं, टीम की भी जीत थी।
उस टीम में से कोई भी रिजाइन नहीं कर रहा था, बल्कि सब अपनी परफॉर्मेंस से खुद इंप्रेस थे। प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद एक जूनियर ने रोहित से पूछा, सर, आपने कैसे सब मैनेज कर लिया? आपने कभी चिल्लाया नहीं, कभी पैनिक नहीं किया, फिर भी सब टाइम पर हो गया। रोहित मुस्कुराया और बोला, क्योंकि लड़ाई के मैदान में उतरने से पहले ही हम अपनी जगह ले चुके थे, और सोल्जर वही जीतेगा जो पहले से जानता है कि उसे कब, कहां और कैसे चलना है। उस दिन रोहित ने अपनी डायरी में लिखा, प्लानिंग इज नॉट अबाउट मेकिंग अ शेड्यूल, इट्स अबाउट प्लेसिंग द राइट माइंड इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। विक्ट्री इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट। अब वो सिर्फ प्रोजेक्ट्स नहीं, लोगों को लीड कर रहा था। उसकी स्ट्रेटजी सिंपल थी, पहले ऑब्जर्व करो, फिर प्लान करो, फिर क्वाइटली पोजीशन सेट करो, और अंत में रिजल्ट खुद बोलेगा। और शायद यही द आर्ट ऑफ वॉर का असली मतलब था। सफलता उसी की होती है जो युद्ध से पहले ही जीत की दिशा तय कर ले। कुछ महीने बीत चुके थे। रोहित का कॉन्फिडेंस अब एक अलग ही लेवल पर था, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर एक नया चैलेंज लेने की भूख भी बढ़ रही थी। उसकी टैक्टिकल थिंकिंग ने उसे एक बेहतरीन लीडर बना दिया था, लेकिन अब उसे खुद को एक नए बैटलफील्ड में प्रूव करना था। हेड ऑफिस से एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आई। कंपनी के ओवरसीज क्लाइंट के लिए एक कंप्लीटली नया डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करना था, और उसे इस प्रोजेक्ट का ओवल इंचार्ज बनाया गया। प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था और स्टेक्स भी बहुत हाई। ये कोई ऑर्डिनरी डिलीवरी नहीं थी। यहां इनोवेशन भी चाहिए था और एग्जीक्यूशन भी, और इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना था। टीम नई थी, डेडलाइन टाइट थी, और बजट भी लिमिटेड। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि कंपटीशन बहुत तेज था। दूसरे दो वेंडर्स भी सेम क्लाइंट को पिच कर रहे थे, और सबका मकसद था कि प्रोडक्ट पहले और बेहतर बनाकर दे। यानी ये सीधी लड़ाई नहीं थी, ये एक रेस थी, एक स्ट्रेटजी गेम थी। और यहां सन त्सू की अगली लर्निंग काम आई। एनर्जी, सच्ची सैन्य शक्ति ऊर्जा को हार्नेस करने से आती है, जो मोमेंटम और दोनों सीधे और अप्रत्यक्ष तरीकों से क्रिएटिव रूप से उपयोग की जाती है। इस बार रोहित ने सोचा कि सिर्फ प्लानिंग से नहीं, अब मोमेंटम और क्रिएटिविटी से जीतना होगा। अब उसे सिर्फ खेल समझकर नहीं, चालें चलकर भी आगे बढ़ना था। उसने शुरुआत की कुछ सिंपल टैक्टिक से। पहले 2 हफ्तों में उसने टीम को ट्रेडिशनल वे से चलने नहीं दिया। उसने इंटेंशनली कुछ मीटिंग्स कैंसिल की और लोगों को ऑटोनॉमी दी। डेली रिपोर्टिंग की जगह उसने वीकली परफॉर्मेंस स्प्रिंट स्टार्ट किए। इसका असर यह हुआ कि लोग ज्यादा ओनरशिप लेने लगे, काम फास्ट पेस में होने लगा, और अननेसेसरी ब्लॉक्स हट गए। फिर उसने टीम के अंदर 2 पैरेलल ग्रुप्स बना दिए। एक ग्रुप सिर्फ क्लाइंट के रिक्वायरमेंट पर काम करता, और दूसरा ग्रुप सिर्फ क्रिएटिव अल्टरनेटिव्स पर सोचता। यह ग्रुप कोई जरूरी फीचर नहीं बना रहा था, बल्कि उन चीजों पर सोच रहा था जो क्लाइंट ने कभी मांगी ही नहीं थी, लेकिन पसंद आ सकती थी। जैसे ही पहला प्रोटोटाइप तैयार हुआ, रोहित ने एक छोटी सी ट्रिक अपनाई। क्लाइंट को उसने 2 डेमो भेजे, एक बेसिक वर्जन जो सिर्फ रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करता था, और एक एनहांस वर्जन जिसमें कुछ ऐसी चीजें थी जो कॉम्पिटिटर्स ने सोची ही नहीं थी, जैसे ऑटो डैशबोर्ड एनिमेशंस, इंस्टेंट एनालिटिक्स पॉपअप्स, और एक पर्सनलाइज्ड यूजर ऑनबोर्डिंग फ्लो। क्लाइंट इंप्रेस्ड हो गया। उसने रिप्लाई किया, "We didn't expect these features, but they are brilliant. Can you deliver this version in the same timeline?" अब यहां खेल शुरू हुआ। बाकी वेंडर्स अभी बेसिक फंक्शनैलिटीज में उलझे थे, और रोहित की टीम क्रिएटिव एनर्जी के दम पर 2 कदम आगे चल चुकी थी। लेकिन बीच में एक हर्डल आया, बजट लिमिट। क्लाइंट ने कहा, अगर आप एनहांस वर्जन देना चाहते हैं तो कॉस्ट भी उतनी ही बढ़ेगी। अब यहां रोहित ने इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी प्ले की। उसने क्लाइंट से कहा,
Let's roll out the basic with hooks for advanced features. Once it works, we'll activate the advanced tools at no additional development cost. क्लाइंट को ये पिच यूनिक लगी क्योंकि इससे उनकी रिस्क भी कम हुई और उन्हें वाव फैक्टर भी मिला। उन्होंने तुरंत अप्रूवल दे दिया। अब तक रोहित की टीम फुल मोमेंटम में आ चुकी थी। सबको क्लियर था कि कौन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। कोडिंग से लेकर यूआई डिजाइन तक हर स्टेप में एनर्जी और इनोवेशन था और यही एनर्जी अब उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ बन चुकी थी। लेकिन संत सू सिर्फ एनर्जी की बात नहीं करता, वो कहता है एनर्जी को मैनेज भी करना पड़ता है, कभी डायरेक्ट तो कभी इनडायरेक्ट अप्रोच से। एक हफ्ता बचा था फाइनल डिलीवरी में और तभी कॉम्पिटिटर कंपनी ने अपने प्रोडक्ट की अर्ली डेमो रिलीज की। क्लाइंट थोड़ा इंप्रेस हुआ और उन्होंने पूछा, हाउ इज योर वर्जन डिफरेंट? अब अगर रोहित रिएक्ट करता तो पैनिक हो सकता था, लेकिन उसने इनडायरेक्ट मूव अपनाई। उसने उस कॉम्पिटिटर के डेमो को रिवर्स एनालाइज किया और उसी रात अपनी टीम के साथ एक स्पेशल नाइट स्प्रिंट किया। उन्होंने अगले 48 घंटे में क्लाइंट के लिए एक सिमुलेशन वर्जन तैयार किया जिसमें कंपैटिटर के सारे फीचर्स तो थे ही, साथ में एक एआई इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड भी था जिसके बारे में क्लाइंट ने कभी सोचा ही नहीं था। उसने कहा, वी रिस्पेक्ट कॉम्पिटिशन बट वी बिलीव इन एंटिसिपेशन। क्लाइंट साइलेंट हो गया और उन्होंने कहा, दिस इज लीडरशिप, लेट्स गो विद योर प्रोडक्ट। फाइनल डिलीवरी के दिन रोहित की टीम काल्म थी, कॉन्फिडेंट थी और क्लियर थी। सब स्मूथ चला, लॉन्च सक्सेसफुल रहा और क्लाइंट ने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद टीम एक सेलिब्रेटरी डिनर पर गई। वहां एक जूनियर ने पूछा, सर आपने कभी अर्जेंसी नहीं दिखाई, फिर भी हम हमेशा तेज रहे, ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? रोहित ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि अर्जेंसी और एनर्जी में फर्क होता है। अर्जेंसी पैनिक लाती है, लेकिन एनर्जी परफॉर्मेंस देती है और जीत हमेशा उस टीम की होती है जो मोमेंटम के साथ स्मार्टनेस मिलाकर चलती है। वो रात थोड़ी अलग थी। सब लोग खाना खा रहे थे, हंस रहे थे, लेकिन रोहित थोड़ा साइलेंट था। उसकी आंखें हल्की सी चमक रही थी। उसके माइंड में संतसु की एक और लाइन घूम रही थी, पानी की तरह बनो। जैसे पानी रास्ता खोज लेता है, वैसे ही स्ट्रेटजी अपने आप शेप लेती है, बशर्ते तुम में फ्लो हो, स्पीड हो और समझ हो कि कब सामने से जाना है और कब किनारे से। अब रोहित किसी ऑफिस एम्प्लॉय से ज्यादा बन चुका था। वो एक स्ट्रेटजिस्ट था जिसने युद्ध लड़ा भी और जीता भी, बिना तलवार चलाए। अब उसकी लड़ाइयां सिर्फ प्रोजेक्ट्स नहीं, पर्सपेक्टिव से थी। और शायद यही तो संतसु हमें सिखाता है, जीतने के लिए बस ताकत नहीं, बुद्धि चाहिए, फ्लो चाहिए और सही वक्त पर सही चाल चलने की समझ। ये थी रोहित की तीसरी और सबसे इनोवेटिव जीत। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसने दिखाया कि स्ट्रेटजी केवल प्लानिंग नहीं होती, वो एक मूवमेंट होती है जो अंदर से शुरू होती है और बाहर तक असर करती है। कई साल बीत चुके थे। रोहित अब एक सफल एंटरप्रेन्योर बन चुका था। अपनी खुद की कंसल्टेंसी फर्म चलाता था, जहां वो बड़े बड़े स्टार्टअप्स और एस्टैब्लिश्ड कंपनियों को स्ट्रेटजी और लीडरशिप सिखाता था। लेकिन उसके अंदर का वो लर्नर अब भी जिंदा था, जो हर नई प्रॉब्लम को एक नया युद्ध समझकर शांत दिमाग और तेज नजर से हैंडल करता था। वो अक्सर लोगों से कहता था, जीतने के लिए जरूरी नहीं कि तुम सबसे ताकतवर हो, जरूरी यह है कि तुम सबसे ज्यादा अवेयर हो, अपने स्ट्रेंथ्स के, अपनी टीम के, अपने टाइम के। सन त्सु की टीचिंग्स अब उसके हर डिसीजन का हिस्सा थी। जब कोई क्लाइंट उसे अप्रोच करता, वो डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं देता, बल्कि पहले उस सिचुएशन को पूरी तरह ऑब्जर्व करता। कौन है लोग, क्या है एनवायरनमेंट, किसकी लीडरशिप है, किस मेथड से वो काम करते हैं,
ये वही 5 फैक्टर्स थे: मोरल लॉ, हेवन, अर्थ, कमांडर और मेथड, जिनसे उसकी जर्नी शुरू हुई थी। अब वो समझ चुका था कि हर लड़ाई का आउटकम पहले ही तय किया जा सकता है, अगर तैयारी पूरी हो, पोजीशनिंग क्लियर हो और एनर्जी सही डायरेक्शन में लगाई जाए। और सबसे जरूरी, अगर तुम लड़ाई को अवॉइड कर सकते हो स्ट्रेटजी से, तो वही असली जीत है। उसे अपने एक पुराने प्रोजेक्ट की याद आई, जब उसने बिना कंपटीशन में उतरे ही डील जीत ली थी, क्योंकि उसने क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन लॉन्च से पहले ही समझ ली थी। तब उसे समझ आया था, ग्रेटनेस तब आती है जब तुम सामने वाले को हराने की जगह खुद को इतना वैल्यूएबल बना लो कि वो तुम्हारे पास आ जाए। कभी जो वो नर्वस जूनियर था, आज वो दूसरों को करेज देता था। एक बार उसके सेमिनार में एक लड़के ने पूछा, सर, क्या जितना ही सब कुछ है? रोहित मुस्कुराया और बोला, नहीं, स्मार्ट जीत वो होती है जो तुम्हें बदलती है, जो तुम्हें रिएक्शन से रिस्पॉन्स की ओर ले जाए, जहां तुम दूसरों से पहले खुद को जीतो। सन टीजेरियो कहता है, सबसे बड़ी जीत वो है जो बिना लड़े हासिल हो। मैंने सीखा, हर प्रॉब्लम को लड़ाई मत समझो, उसे अपॉर्चुनिटी समझो और हर अपॉर्चुनिटी में खुद को साबित करो, बिना ईगो, बस स्ट्रेटजी से। अब जब वो अपने पुराने दिनों को याद करता, उसे कोई रिग्रेट नहीं होता। उसने हर स्टेप पर सीखा, हर फेलियर से उठना सीखा, हर जीत को अंदर अब्सॉर्ब करना सीखा। उसके लिए अब जीत का मतलब सिर्फ रिजल्ट नहीं था, वो एक माइंडसेट बन चुका था। और यही माइंडसेट वो आगे की जनरेशन को दे रहा था। उसने अपनी कहानी एक कोट के साथ खत्म की, स्ट्रैटेजी वही असली ताकत है जो बिना आवाज के चलती है, बिना दिखावे के जीतती है और बिना लड़ाई के इतिहास लिख देती है। यही थी रोहित की कहानी, एक साधारण एम्प्लॉय से एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेटजिस्ट बनने की जर्नी, जिसने सन टीजेरियो के लेसन्स को सिर्फ पढ़ा नहीं, उन्हें जिंदगी में उतार कर जिया। और इसी के साथ उसकी कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत बन जाती है, क्योंकि असली स्ट्रेटजिस्ट कभी रिटायर नहीं होता। वो हर दिन सीखता है, हर दिन सोचता है और हर दिन बिना लड़े कुछ न कुछ जीतता है। धन्यवाद। आपने ये ऑडियो बुक सुनी। द क्रोम रीडर पर हम फिर मिलेंगे एक और कहानी, एक और स्ट्रेटजी के साथ। आपने ये कहानी सुनी एक साधारण कर्मचारी से एक असाधारण रणनीतिकार बनने की यात्रा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक मिरर थी, आपके अंदर छुपे उस वॉरियर की, जो हर रोज किसी न किसी लड़ाई से जूझता है, डेडलाइंस की, सिस्टम की, डाउट्स की और कभी कभी खुद से ही। अगर इस कहानी ने आपको कुछ सिखाया, आपके सोचने का नजरिया थोड़ा भी बदला, तो अगली बार जब जिंदगी आपको एक मुश्किल दे, याद रखना, हर मुश्किल में एक मौका छुपा होता है। हर जंग सीधे नहीं लड़ी जाती, कुछ जंगें चुपचाप जीती जाती है, सोच से, स्ट्रेटजी से और उस साइलेंस से जो सब कुछ कह देता है। द क्रोम रीडर पर हम इसी तरह की कहानियां लाते रहेंगे, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जी जाती है, जहां स्ट्रेटजी सिर्फ समझाई नहीं जाती, महसूस करवाई जाती है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं जीतने की असली कला, तो अगली ऑडियो बुक में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। द क्रोम रीडर सुनने के लिए